एवरीवन, स्वागत है आप सबका विजय भव सीरीज में, जिसमें हम बात कर रहे हैं पेट की और पेट से रिलेटेड जितने भी आपका टॉपिक्स हैं उससे रिलेटेड एमसीक्यूज लेकर के आते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है डीपीएसपी। इसके ऑलरेडी 2 पार्ट्स आ चुके हैं, अगर आपने नहीं देखे हैं तो उनको जाकर के आप देख सकते हैं। इस पार्ट में भी हम अगेन लेकर के आए आपके लिए 20 क्वेश्चन, तो कंटिन्यू करेंगे इन क्वेश्चन के साथ। पहला सवाल आपके लिए, लेकिन उसके पहले हम देख लेते हैं हम क्या क्या पढ़ चुके हैं। ये आपका सिलेबस है और सिलेबस में हम ये सेकंड पार्ट कर रहे हैं। सैलिएंट फीचर्स के 2 पार्ट आ चुके हैं, वो आप देख लीजिएगा। साथ में हमने डीपीएसपी के 2 कवर कर लिए हैं, ये आपका तीसरा पार्ट होगा आज का। धीरे धीरे करके हम ये सारे टॉपिक्स कवर कर लेंगे। इसके बाद ये मैंने आपको कल के लेक्चर में पढ़ाया था, यानी सेकंड टॉपिक में मैंने ये आपको पढ़ाया था। अगर आपने ये नहीं पढ़ा है तो आप ये पढ़ लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी से रिलेटेड आगे के क्वेश्चन हैं। अगर हम बात करें डीपीएसपी की क्लासिफिकेशन की, तो 3 भागों में इन्हें बांटा गया है। सोशलिस्टिक प्रिंसिपल यानी कि समाजवादी विचारधाराओं पे बटे हुए हैं, कुछ गांधीयन प्रिंसिपल गांधीवादी विचारधाराओं पे बटे हुए हैं, और कुछ लिबरल एंड इंटेलेक्चुअल विचारधाराओं पे बटे हुए हैं आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व। यहाँ पर ये आर्टिकल्स दिए हुए हैं। ये एक्चुअली आप ऐसे करके याद मत करिएगा, रटिएगा मत, समझना है आपको। समझेंगे कैसे? तो जो भी चीज़ें बात करेंगी गांधी की फिलॉसफी से रिलेटेड होंगी। लाइक अगर आप देखोगे उद्योग वाला जो उन्होंने बताया था, ग्राम पंचायत वाला बताया था, तो वो आप इन सभी आर्टिकल्स को एक बार पढ़िएगा और उनको रिलेट करिएगा गांधीवादी विचारधारा के साथ। उसके बाद ये वाले आर्टिकल्स पढ़ करके आप क्या करेंगे, रिलेट करेंगे थोड़ा सा लिबरलिज्म, यानी कि थोड़ी छूट देंगे। ये वाले सारे आर्टिकल्स जो हैं वो छूट देने की बात करेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्या है। और फिर आप जब ऑप्शंस में आएगा, मान लो एलिमिनेट कर सकते हो आप, तो आप ये बाइफिकेट कर पाओगे कि क्या चीज़ें गांधीवादी विचारधारा की हैं, क्या चीज़ें आपकी लिबरल की हैं और क्या चीज़ें आपकी समाजवादी प्रिंसिपल्स की बात करती हैं। लाइक 38, 39, 39A ये सारे जो हैं आपके इसके अंदर आ जाते हैं। तो एक बार इनको पढ़ जरूर लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ जाते हैं। पहला सवाल कह रहा है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को किस मुख्य कारण से सम्मिलित किया गया था। यहाँ पर कारण पूछा गया है कि क्यों सम्मिलित किया गया था, इसका कारण क्या हो सकता है। पहला सवाल कह रहा है कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने के लिए। दूसरा कह रहा है धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना के लिए, सरकार के स्वेच्छाचारी चरण को रोकने के लिए, या फिर सरकार को विकास में आवश्यक अवसर प्रदान करने के लिए। सिंपल सी बात है कि कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने के लिए ही राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की स्थापना या इनको कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल किया गया था। तो ये बात आप याद रखिएगा। आर्टिकल 38 जब आप पढ़ते हैं तो उसमें सेम चीज़ बताई जाती है कि कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने के लिए जो है बाकी प्रावधान लाए गए थे। अगला सवाल कह रहा है, मूलभूत संविधान में कौन से भाग में राज्य लोक कल्याण की संकल्पना सम्मिलित की गई है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, जो हमने पीछे किया है उसी का ये एक नए तरीके से पूछा गया सवाल है कि राज्य के लोक कल्याण की संकल्पना जो है वो कौन से भाग में शामिल है। तो संविधान की प्रस्तावना में लोक कल्याण की बात होती है, लोक कल्याणकारी राज्य की, या दूसरी अनुसूची में होती है, या फिर तीसरी अनुसूची में, या फिर राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो भाई राज्य के नीति निर्देशक तत्व इज द राइट आंसर। और पार्ट कौन सा हो जाएगा इसका, पार्ट या भाग हो जाएगा 4। ठीक है, तो भाग 4 अगर पूछा जाए कि राज्य के लोक कल्याण की जो बात कही गई है किसमें कही गई है, भाग 4 में कही गई है। और भाग 4 में हम सबको पता है क्या आता है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व आता है। सीधा सीधा आर्टिकल पूछ ले तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आर्टिकल नंबर 38, अनुच्छेद नंबर 38 में बात करी गई है। अगला सवाल देखते हैं, संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत देता है। आर्थिक न्याय जो है किस में बात करता है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में बात करी गई है, मौलिक अधिकार में बात करी गई है, प्रस्तावना में बात करी गई है, या फिर उपयुक्त सभी में बात करी गई है। राइट आंसर आपका उपयुक्त सभी हो जाएगा, क्योंकि अगर आप प्रस्तावना प्रियम्बल को पढ़ते हैं तो उसमें भी 3 तरह के न्याय की बात करी जाती है, राजनीतिक न्याय, आर्थिक न्याय और आपका सामाजिक न्याय। यहाँ पर आप मौलिक अधिकार पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी आपका राइट टू इक्वालिटी के अंदर जो है बात आ जाती है न्याय की, राइट टू फ्रीडम के अंदर भी बात आ जाती है आपके इन्हीं की। और फिर इसके बाद राज्य के नीति निर्देशक तत्व में तो आर्टिकल 38 में साफ साफ दिया हुआ है कि लोक कल्याणकारी राज्य के लिए जो है हम क्या करेंगे, न्याय करेंगे, 3 तरह का न्याय। और वो जो 3 तरह का न्याय है वही सेम सामाजिक, आर्थिक और आपका राजनीतिक न्याय। और ये न्याय की भी स्थापना करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, इसके लिए भी हमें जो है बहुत सारे प्रोविजंस लेकर के आने पड़ेंगे, जो कि हम देखते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व के जरिए लाए जाते हैं।
अगला सवाल है, निम्नांकित में से कौन सा राज्य नीति का नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है? पूछा ही जा रहा है इनमें से कौन सा डीपीएसपी नहीं है। सिंपल सा सवाल। पहला कह रहा है अंतरराष्ट्रीय शांति को प्रोत्साहन देना, तो मैंने आपको पढ़ाया था आर्टिकल नंबर 51 में हम ये बात करते हैं कि अंतरराष्ट्रीय शांति को बनाए रखने के लिए बॉर्डर डिस्प्यूट ना हो, भारत अपनी तरफ से कभी किसी के ऊपर हमला नहीं करे, ये सभी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। भारत अपनी सिक्योरिटी सोवेनिटी का तो ध्यान रखता ही है, साथ में दूसरे देश की भी सिक्योरिटी सोवेनिटी पीस का ध्यान रखता है, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय शांति को प्रोत्साहन देना ये हमारा एक या हर राज्य का एक क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंदर आता है। अच्छा, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में इसको क्यों डाला गया? क्योंकि भाई जो बाउंड्री है वो माना कि पूरे भारत से टच करेगी, लेकिन भारत के किसी एक पार्ट से, एक राज्य के हिस्से से टच करेगी ना। जैसे अरुणाचल प्रदेश बॉर्डर शेयर करता है चाइना के साथ, नेपाल के साथ उत्तर प्रदेश बॉर्डर शेयर करता है, तो ये राज्यों के ही नीति निर्देशक में आते हैं। हर एक राज्य हर एक स्टेप पर शांति व्यवस्था बनाए रखे। अगला सवाल है, 14 वर्ष तक के, अगला पॉइंट है, ऑप्शन है 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना। जो 14 वर्ष तक के बच्चे होते हैं उनको निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा, इस पे आप जरा फोकस करिएगा, क्या ये शिक्षा अनिवार्य शिक्षा है। और ये जो 14 वर्ष है, जो क्या एज लिखी है वो सही लिखी है। गौवध निषेध, यानी कि गायों का जो वध कर दिया जाता है, या फिर बछड़े का वध, या फिर कितने भी कोई भी दुधारू पशु हैं अगर उनके वध की बात करें तो ये मना है, बिल्कुल सही बात है। तो ये भी है, ये भी है। निजी संपत्ति की समाप्ति, निजी संपत्ति की समाप्ति ये कहीं भी आपको डीपीएसपी में पहली बात नहीं मिलेगा। ये आपका क्या होता था, ये आपका राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी एक तरह का क्या था, राइट टू प्रॉपर्टी जो है आपका ये फंडामेंटल राइट था, लेकिन आपका एक अमेंडमेंट होता है और उस अमेंडमेंट के जरिए जो है ये भी फंडामेंटल राइट से भी हटा दिया जाता है। तो सिंपल सा जो यहाँ पे पूछा गया था उसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा कि निजी संपत्ति की समाप्ति जो है ये कोई भी डीपीएसपी नहीं है, बाकी ये सारे डीपीएसपी हैं। अगर आपने मेरा सेकेंड पार्ट वाला वीडियो देखा होगा तो आप इसको ईजिली डिटेक्ट कर पा रहे होंगे। अगला सवाल है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व नहीं है, फिर से यही पूछा गया है। तो भाई इस तरह के सवाल आजकल बहुत ज़्यादा प्रिवलेंट है, किसी भी एग्जाम में पूछा जाता है कौन सा पार्ट नहीं है। जब नहीं पूछेगा, नहीं का जवाब देना पड़ेगा, वो आप तभी दे पाएंगे जब आपको ये पता होगा कि इनमें से कौन कौन सा है। जाहिर सी बात है ना कि ना तो आप तब बताते हो ना जब आपको पता हो कि ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी सिंपल सी चीज़ है ना। तो यहाँ पर वैज्ञानिक मनोभाव का विकास करना तो बिल्कुल सही है। हम क्या करते हैं, हम साइंटिफिक चीज़ों को बढ़ावा देते हैं, पैसा देती है गवर्नमेंट की, आप जाओ रिसर्च करो, ठीक है। साइंटिस्ट को पैसा देती है, इसरो वगैरह चल रहे हैं, फंडिंग से चल रहे हैं, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही है। पोषाहार के स्तर को ऊपर उठाना बिल्कुल सही है। हम पोषण माह सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। जच्चा बच्चा का ध्यान रखने के लिए हम क्या करते हैं, मैटरनिटी बेनिफिट देते हैं, तो बिल्कुल सही है। और इस तरह की जितनी भी पोषण वाली स्कीम चलाई जाती हैं वो भी किस लिए चलाई जाती है, ताकि हमारे भारत में लोग जो हैं, जो जनता है वो पोषित रहे, कुपोषित ना हो जाए, ठीक है। कमज़ोर श्रेणियों को आर्थिक हित को बढ़ाने का, जो कमज़ोर श्रेणी है उनका जो है आर्थिक हित उसको बढ़ाने का ध्यान रखा जाता है। कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग रखने का बात करी जाती है, बिल्कुल सही है। कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग रखने की बात कौन सा करता है, आर्टिकल 50 करता है। तो हम या फिर मैं आई एम श्योर अबाउट ए, बी एंड डी बट आई एम नॉट श्योर अबाउट सी, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। हाँ, हमने पढ़ा था ए भी हमारा डीपीएसपी में आता है, बी भी आता है, डी भी आता है, एक ही ऑप्शन बचता है सी, और वही यहाँ पर नहीं पूछा गया तो हम सी की तरफ जाएंगे। सी जो है हमारा इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल कहता है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में क्या शामिल है जो मूल अधिकार में शामिल नहीं है। तो यानी कि जो मूल अधिकार में नहीं है लेकिन डीपीएसपी में है। अस्पृश्यता का उन्मूलन जो है वो आर्टिकल 17 में दिया गया है, और आर्टिकल 17 जो है किससे संबंधित है, जाहिर सी बात है फंडामेंटल राइट से संबंधित है, क्योंकि फंडामेंटल राइट आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक आते हैं, हमको पता है। आने जाने की स्वतंत्रता ये आपके आर्टिकल 19 में आ जाता है, और आर्टिकल 19 भी 12 से 35 के बीच में आएगा। धर्म की स्वतंत्रता 25 से लेकर के 28 तक के आर्टिकल जो है हमें धर्म की स्वतंत्रता के बारे में बताते हैं, जो हमारा 12 से 35 तक कवर हो रहा है। कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन करना, ये आपका कुटीर उद्योग वाला पार्ट जो है ये डीपीएसपी का है, और ये जो कुटीर उद्योग वाला पार्ट है ये किसका, गांधीयन प्रिंसिपल पे आ जाएगा। कैसे, गांधी जी कहते थे कि चरखा लगाओ, अपना सूत खुद काटो,
खुद अपना कपड़ा बनाओ, स्वदेशी को ज़्यादा जोर दो इंस्टेड ऑफ आप जो भी आपका ये फॉरेनर ब्रांड्स हैं उनको, ठीक है। तो यहाँ पर कुटीर उद्योग ये गांधीयन प्रिंसिपल के अंतर्गत आ जाएगा और ये डीपीएसपी है। तो पूछा क्या था कि नीति निर्देशक तत्व में क्या शामिल है, तो क्या शामिल है, जाहिर सी बात है ये शामिल है, ये हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये जो है ये तो सारे फंडामेंटल राइट्स के अंदर आ रहे हैं। अगला सवाल देख लेते हैं, कह रहा है किसी नीति निर्देशक सिद्धांत को प्रायः समाजवादी माना जाता है। कब समाजवादी माना जाएगा, जब कोई भी ऐसा नीति निर्देशक सिद्धांत होगा जो समाज के हर एक तबके का ध्यान रख करके बनाया गया होगा। पढ़ो, ग्राम पंचायतों की स्थापना, ग्राम पंचायत और कुटीर उद्योग वाले जितने भी होंगे गांधीयन प्रिंसिपल से रिलेटेड हैं। गांधी जी गांव को जो है बहुत महत्व देते थे। वो ये कहते थे कि अगर आपको भारत देखना है तो आप गांव जाइए, ठीक है। अगर आप भारत के दर्शन करना चाहते हैं तो आप गांव आइए, या फिर असली भारत गांवों में बसता है, ऐसा उनका कहना था। तो ग्राम पंचायत जो है ये भी प्रिंसिपल गांधी प्रिंसिपल हो जाएगा। कुटीर उद्योग से रिलेटेड गांधीयन प्रिंसिपल में आ जाएंगे। गौवध पर प्रतिबंध, तो गौवध ये थोड़ा लिबरल हो रहा है। कैसा लिबरल हो रहा है, लिबर्टी दे रहा है कि भाई जो है हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, छूट दे रहा है। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को प्रोत्साहन करना और आय की असमानताओं को कम से कम करना। तो यहाँ पर देखो आय की असमानता जो है ये 39A या 39 के अंतर्गत आ जाता है, 39 में, ठीक है। और यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा ये भी आपका लिबरल हो रहे हैं हम लोग। क्यों लिबरल हो रहे हैं, ताकि हम लड़ाई झगड़े में ना पड़ जाएं, ठीक है, ना हम झगड़ा करें ना वो झगड़ा करें, इस तरह से ये बात चल रही है। और जितनी भी ट्रीटी होती हैं वो कहीं ना कहीं पीस मेंटेन करने के लिए ही करी जाती हैं। लेकिन यहाँ पर जब हम अगर आप ये समझ पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं समझ पा रहे तो आप डी पर फोकस करिए। डी इसका सही जवाब है। और कैसे, मैं अभी जस्टिफाई करती हूँ। यहाँ पर समाजवादी की बात करी गई है, सोशलिज्म, ठीक है, सोशलिस्टिक पैटर्न की बात करी गई है। तो यहाँ पर देखो आय की असमानता, तो आय की असमानता किसके बीच होगी, बच्चा बूढ़ा मेल फीमेल इनके बीच ही होगी ना। तो अगर मेल फीमेल के बीच में असमानताएं आ रही हैं किसी भी तरह की, तो उनको खत्म करो। तो यानी कि हम समाज में हर एक व्यक्ति तक पहुंचने की बात करें ना, तो हम इसमें समाज वाला कंटेंट आ रहा है ना, सोशल कंटेंट आ रहा है, तो इस वजह से हमारा जो ऑप्शन होगा वो डी हो जाएगा। इसीलिए मैंने कहा था आप इस तरह से थोड़ा रिलेट करके उन सभी आर्टिकल्स को एक बार पढ़ लीजिएगा तो आपको भी क्लियर हो जाएगा, ऐसा कुछ टफ नहीं है। अगला सवाल है, निम्नलिखित नीति निर्देशक सिद्धांतों में से वह सिद्धांत कौन सा है जिसे गांधीवादी सिद्धांत कहा जा सकता है। तो श्रमिकों और बच्चों का संरक्षण करना, उसके बाद कह रहा है स्वशासन के प्रभावी एकलों के रूप में ग्राम पंचायत का संगठन करना, पुरुषों एवं महिलाओं के लिए सामान्य कार्य और कार्यपालिका से न्यायपालिका को पृथक करना। तो ये तो समाजवादी के कंटेंट में चला जाएगा, ये भी उसमें चला जाएगा। ये आपका जो पंचायत वाला है, मैंने कहा था ये जो है आपका वो गांधीयन प्रिंसिपल से रिलेटेड हो जाएगा। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, आंसर हो जाएगा बी, ठीक है, बी जो है वो सही जवाब होगा। अगला सवाल कह रहा है नीति निर्देशक तत्व का महत्व किसके लिए है, किसके लिए है, नागरिकों के लिए है, राज्य के लिए है, समाज के लिए या संघ के लिए। नाम ध्यान से पढ़िए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे क्या कहा जा रहा है, राज्य। तो यहाँ पर इनका जो वो महत्व है वो किसके लिए है, राज्य के लिए है। ये राज्य को गाइड करते हैं कि आप क्या करें और क्या ना करें, ठीक है। अगला सवाल कहता है भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है। आर्टिकल 44, आर्टिकल 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करी गई है और ये अभी किस राज्य में है, मैंने आपको बताया था ये गोवा में है। ये किसकी देन है, ये पुर्तगालियों की देन है। पुर्तगाली जो है गोवा में रहे और बिल्कुल आखिरी में छोड़ करके गए, जब अंग्रेज भी चले गए थे उसके बाद पुर्तगालियों ने गोवा को छोड़ा, भारत में शामिल हुआ वो। तो यहाँ पर पुर्तगालियों की देन है यूसीसी और इसका सही जवाब ये हो जाएगा। आर्टिकल 44 बात करता है यूसीसी की। अगला सवाल, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की आशा की जाती है। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा 14 साल तक के बच्चों को देने की बात कही गई है, हमने अपने कल वाले वीडियो में देखा था। अगला सवाल, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है। तो मौलिक अधिकारों से कैसे भिन्न हो जाते हैं,
पूर्वोक्त केंद्र सरकार के लिए है एवं उपरोक्त राज्यों के लिए, यानी कि इसमें पूर्वोक्त अगर समझ नहीं आ रहा है तो ये कह रहे हैं कि जो आपके राज्य सरकार, जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं वो किसके लिए हैं, केंद्र सरकार के लिए, और जो आपके डीपीएसपी हैं वो राज्य सरकार के लिए हैं, बट ऐसा नहीं है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, पूर्वोक्त संविधान का अंश नहीं है जबकि उपरोक्त है। तो भैया संविधान का पार्ट तो दोनों है ना, चाहे वो डीपीएसपी हो चाहे वो फंडामेंटल राइट्स हो। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत परिवर्तनीय नहीं है जबकि मूल अधिकार प्रवर्तनीय है। तो ये पार्ट जो है सोचने वाला है, यानी कि एक की बात कर रहा है कि एक जस्टिसेबल है और एक नॉन जस्टिसेबल। तो क्या ये सही लिखा है, डीपीएसपी नॉन जस्टिसेबल है एंड आपका फंडामेंटल राइट इज जस्टिसेबल? बिल्कुल सही है, सी इज द राइट आंसर। ठीक है, यही आपसे पूछा जा रहा था। अगला सवाल कह रहा है, भारतीय संविधान के कौन से संशोधन अधिनियम द्वारा टकराव की दशा में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों पर वरीयता प्रदान करी गई है? जी हाँ, कभी कभी क्या होता है कि हमेशा ये माना जाता है कि फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो सुपीरियर हैं किससे, डीपीएसपी से, और ये बात बिल्कुल सही है कि फंडामेंटल राइट को हम पहली वरीयता देते हैं, डीपीएसपी को बाद में। लेकिन एक ऐसी कंडीशन आई जब हमने डीपीएसपी को बड़ा बताया या सुपीरियर बताया इंस्टेड ऑफ फंडामेंटल राइट, आर्टिकल नंबर 39B एंड 39C इनको लागू करने के लिए हमें अगर कुछ फंडामेंटल राइट वायलेट होते हैं तो हम उनको वायलेशन नहीं मानते हैं। ठीक है, और ऐसा हुआ आर्टिकल आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 42 के अंदर। 39B और 39C क्या है ये हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। अगला सवाल, भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? आर्टिकल नंबर 38 में बात करी गई है किसकी, आपके कल्याणकारी राज्य की। बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली एनी हाउ। और ये आपके जो शुरू होते हैं कहाँ से शुरू होते हैं, डीपीएसपी 36 से 51 तक। ठीक है, तो हमने एलिमिनेट कर लो। कैसे एलिमिनेट करोगे, ये जो है ये 36 से 51 तक है। अब 36 में मैंने आपको बताया था स्टेट की डेफिनेशन दी गई है। ठीक है, फिर 38 बचता है, हमें नहीं पता 38 में क्या है। 49 एंड 51, 51 इज द लास्ट जिसमें हम बात करते हैं कि आपका अंतर्राष्ट्रीय पीस बनाए रखो। अब यहाँ पर ऑप्शन जो है 39 एंड 48 आता है, लेकिन आपको अगर मैंने पढ़ाया है तो आपको थोड़ा बहुत याद होगा कि स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बता दिया था कि जो कल्याणकारी राज्य है वो 38 में बात करी गई है। तो थोड़ा बहुत अगर आप देख लेते हो मन से बेमन से तो भी आपको याद रह जाएगा। अगला सवाल कह रहा है, समान न्याय और निशुल्क विधिक सहायता के प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में की गई है? तो समान न्याय और इसकी जो है अनुच्छेद 39A में किया गया है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को गठित करने का निर्देश देता है? ग्राम पंचायत मैंने आपसे कहा था अच्छे से याद कर लो, पूछा जाएगा सवाल। आर्टिकल नंबर 40 में बात करी गई है ग्राम पंचायत की एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिल्कुल इसको याद रखना। ठीक है, अगला सवाल कह रहा है, सिविल संहिता प्राप्त करने की बात किसमें कही गई है? समान सिविल संहिता, अभी मैंने बताया यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये बात करी गई है आर्टिकल 44 में। अगला सवाल देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने की बात करी गई है? तो ये हमने अभी पढ़ा, आर्टिकल 50 बात करता है कि एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी को एक दूसरे से अलग रखें। अगला सवाल कह रहा है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में किस अनुच्छेद का संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा के संवर्धन से है? तो अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा जो है वो आखिरी आर्टिकल बात करता है 51 नंबर, तो आपको ऐसे याद हो जाएगा। उसके बाद भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा निम्न और दुर्बल वर्गों को शिक्षा संबंधी सुरक्षा प्रदान करी गई है? दिस इज योर आर्टिकल नंबर 46। अगेन ये आपका आंसर हो जाता है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस जो थे लास्ट में मैंने आपको आर्टिकल्स वाले क्वेश्चन कराए। क्यों कराए? क्योंकि इस तरह के सवाल आपके पेपर में अक्सर पूछे जाते हैं और जो इम्पोर्टेंट थे जैसे यूसीसी पूछा जाता है, ग्राम पंचायत पूछा जाता है, इसलिए मैंने ये सारे क्वेश्चन ज़रूर आपके लिए लेकर के आए थे। नेक्स्ट इसका 2 पार्ट और आएगा, 1 पार्ट और आ सकता है, तो आप जुड़े रहिएगा। मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।